नमस्कार, स्वागत है आपका लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक दिन की भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच गए हैं। हैदराबाद हाउस में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं के बीच इस बैठक में कई समझौतों पर मुहर लगी। पुतिन और मोदी ने मीडिया की मौजूदगी में साझा बयान दिए। पीएम मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है और कोरोना के खिलाफ भी रूस का सहयोग है। इसके साथ ही पीएम ने कहा, आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। और इधर नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में बयान दिया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि गलत पहचान का ये मामला है। सेना ने संदिग्ध समझकर फायरिंग की थी और घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है। राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। तो नागालैंड में शहीद हुए गौतम का जो पार्थिव शरीर है वो देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट लाया गया है और यहां से टिहरी स्थित पैतृक गांव ले जाया जाएगा। पैतृक गांव में ही शहीद का अंतिम संस्कार होगा। टिहरी के नोली गांव के रहने वाले 24 साल के गौतम लाल नागालैंड में भड़की हिंसा के शिकार हुए। पूरी घटना के दौरान 15 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें गौतम लाल भी शामिल थे। गौतम लाल 2018 में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। इसमें नागालैंड में जो हमारे जिले के शहीद हुए हैं उनका नौली ग्राम पड़ता है और ये सब डिवीज़न कीर्तिनगर में ये है। तो इसमें एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो समस्त जो तैयारियां हैं अपने निर्देशन में करवाना सुनिश्चित करें। चलिए अब सियासत की खबरें ले लेते हैं और बात करते हैं काशी में किस तरीके से बीजेपी एक बड़ा इवेंट करने की तैयारी में है और इस इवेंट को भव्य बनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी खुद वाराणसी जाकर भव्य काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 13 दिसंबर को मोदी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 14 को गुड गवर्नेंस पर एक बड़ा सेमिनार होगा और 16 दिसंबर को योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी कॉरिडोर के अंदर ही। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके को बीजेपी भव्य बनाने में जुटी है। 13 और 14 दिसंबर को बीजेपी काशी में मेगा इवेंट करने जा रही है। 13 दिसंबर को नए तरीके से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं 14 दिसंबर को गुड गवर्नेंस पर बड़े सेमिनार का आयोजन भी होगा, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही 13 तारीख को काशी आने के लिए देश भर के 25,000 संतों को पीएम की तरफ से न्योता भेजा गया है। अनेक फैसले होंगे जो 16 तारीख को होंगे और पूरे कैबिनेट के साथ पूरे मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश
सरकार लेकर के बैठेगी और साथ साथ 13 तारीख को जहाँ कॉरिडोर बना हुआ है उसका उद्घाटन सत्र भी होगा। उसके बाद ठीक तीसरे दिन ये फैसला यदि होने जा रहा है तो बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद होगा। और मैं समझता हूँ कि आस्था का नहीं, विकास के मुद्दे काशी विश्वनाथ से तय होंगे। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई सरकार किसी मंदिर में कैबिनेट बैठक करेगी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को विश्वनाथ मंदिर में होगी। इस बैठक में सीएम के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ ही अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में फिर से वापसी की कवायद में जुटी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि लखनऊ के बाद वाराणसी प्रदेश की दूसरी राजधानी है। भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार इस कार्यक्रम को पूरी शिद्दत के साथ, जनता का इसमें समावेश हो, पूरी जनता इसमें एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को एंजॉय कर सके, उस कार्यक्रम में जुड़ सके, इसलिए एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, भव्य काशी और दिव्य काशी, जिसमें अलग अलग प्रकार के कई श्रेणी के कार्यक्रम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेनका 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और वहां पर एक मेगा इवेंट होने वाला है, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है वो शुरू हो गई है और पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और इसके दौरान मेगा शो जो है वो करने जा रही है बीजेपी। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इसका सीधा असर जो है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम का सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सीधा प्रसारण होगा। उत्तराखंड बीजेपी इसे मेगा इवेंट की शक्ल दे रही है। इस दिन के अन्य सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राज्य में सभी 252 मंडलों के शिवालय और मंदिरों में ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। इसमें सांसद, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को हम लाइव दिखाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में संत, पुरोहित, पंडित और जो प्रबुद्ध जन हैं उनको बुला करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसे में अब कांग्रेस का कहना है कि रोजगार और महंगाई पर जवाब देने से बचने के लिए बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों से जनता को धोखा दे रही है। जनता सब जान समझ रही है। चुनाव के समय इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों की भावनाओं से खेलने का काम तो हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। यहाँ की महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, यहाँ के युवा आज रोजगार को लेकर के जवाब चाहते हैं और यहाँ की जनता महंगाई पर जवाब चाहती है। अब कार्यक्रम भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अपने राज्य में भी मेगा इवेंट करके उत्तराखंड बीजेपी इसके सहारे चुनावी फायदे को तलाश रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और काशी से पहले कल गोरखपुर में बड़े इवेंट की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। कल के प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम गोरखपुर में करीब 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा देंगे, जिसमें पीएम खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। बीजेपी का दावा है कि ये जनसभा ऐतिहासिक होगी और इसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। व्यवस्था है, पूर्ण संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए उसको हम लोगों ने एक विस्तृत योजना के तहत तैयार की है, जिसमें 4 लेयर्स होंगे और इसमें हर स्तर के अगर आप अधिकारी जोड़ लें तो करीब 4,000 जवान लग रहे हैं, जिसमें करीब 8 एसपी, 20 एडिशनल एसपी, 60 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त स्पेशलाइज फोर्सेज जिसमें एंटी सबटा चेक्स, एंटी माइंस टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स की कमांडो दस्ता, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के काउंटर स्नाइपर्स, काउंटर ड्रोन टीम्स, ये सभी आ गए हैं। तो आगामी विधानसभा को देखते हुए अगर बात करें तो मंगलवार को मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली होगी और इस रैली को संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली नाम दिया गया है। रैली को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है। अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक साथ पहुंचेंगे इस रैली में। कल करीब 12 बजे ये रैली होनी है।
और यूपी में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी भी है। प्रयागराज में बीजेपी की ओर से कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिनमें राम मंदिर से जुड़ी 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में टेंट में विराजमान है रामलला, जबकि दूसरी तस्वीर में निर्माणाधीन मंदिर का मॉडल दिखाया गया है। तो बीजेपी की इसी होर्डिंग्स पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी ने विकास के मुद्दे से भागने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि बताकर विपक्ष को घेर रही है। 2022 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम 2-4 महीने बाकी हैं, तो बीजेपी वही अपने पुराने एजेंडे पे आ गई। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा और तो कोई एजेंडा है नहीं इनके पास। विकास का कोई एजेंडा है नहीं, बेरोजगारी को दूर करने कोई एजेंडा है नहीं, स्वास्थ्य से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी किसी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना था कि श्री राम मंदिर अयोध्या का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय है और सर्वोच्च प्राथमिकता भी है, और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पैरवी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हो, भारतीय जनता पार्टी के। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। बीजेपी सांसद बृजलाल ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने आजम खां के बयान का जिक्र करते हुए अखिलेश से माफी मांगने को कहा है। अखिलेश यादव जी, मैं उस दिन को याद करके भावुक हो जाता हूं जब 2016 में गाजियाबाद में आप हज हाउस का उद्घाटन कर रहे थे और आपके सामने आजम खान ने बाबा साहब को लैंड माफिया कहा था। और जब उसने लैंड माफिया कहा कि ये मूर्तियां जो खड़ी हैं उंगली उठाए, ये कहती हैं कि जहां मैं खड़ा हूं वो भी मेरी जमीन है, आगे वाला प्लाट भी हमारा है। और अखिलेश यादव, आप तालियां बजा रहे थे। आप जितनी गाली दोगे उतने ही बाबा साहब का पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। अगर जरा भी शर्म हो तो आज इस परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के चरणों में जाकर के माफी मांग लो। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और आगे भी खबरें जारी हैं।